पुराने समय की बात है। किसी शहर में एक जुलाहा रहता था जो अविवाहित था। उसने अपने घर में ही एक हाथ का करघा लगा रखा था जिस पर वो दिन भर कपड़े बुनता था, और उसे जो थोड़ी बहुत आमदनी होती थी उससे उसका गुजारा हो जाता था। उसकी आमदनी इतनी कम थी कि वो मुश्किल से अपना पेट भर पाता था, इसलिए उसने अपनी शादी के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसका मन हुआ कि आज खिचड़ी खाई जाए। उसने कई दिनों से खिचड़ी नहीं खाई थी, तो वो बाजार से चावल और मूंग की दाल खरीद कर लाया और बड़े शौक से खिचड़ी तैयार की। जब खिचड़ी पककर तैयार हो गई तो उसने उसे एक बड़ी थाली में डालकर रख दिया ताकि ठंडी हो जाए। फिर उसने सोचा, जब तक खिचड़ी ठंडी होती है उतनी देर में आज का बना हुआ कपड़ा दुकानदार को दे आता हूं। ये सोचकर वो खिचड़ी को वहीं छोड़कर खुद कपड़ा बेचने के लिए बाजार चला गया। संयोग से इतने में एक सियार भी जंगल से घूमता हुआ उधर निकला। उसने जुलाहे का घर खाली देखा तो अंदर घुस आया। जब उसकी नजर पड़ी तो एक बड़ी थाली में ताजा ताजा खिचड़ी रखी हुई थी। सियार भूखा तो था ही, उसने कुछ सोचा नहीं और जल्दी जल्दी खिचड़ी खाने में लग गया। मगर अभी वो पूरी खिचड़ी खत्म भी न कर पाया था कि अचानक बाहर से जुलाहा आ गया। उसे तो खुद जल्दी थी कि जल्दी से घर जाओ और खिचड़ी खाओ, इसलिए वो तुरंत कपड़े बेचकर वापस घर आ गया था। लेकिन अब जो उसने वापस आकर ये देखा कि सियार मजे से खिचड़ी खा रहा है, तो उसने जल्दी से दरवाजे के किवाड़ बंद किए और सियार को पकड़कर रस्सी से बांध दिया। इसके बाद उसने एक मोटा सा डंडा पकड़ा और उसकी खूब पिटाई की। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद उठता और डंडा लेकर सियार की पिटाई शुरू कर देता, और जब थक जाता तो फिर अपने कामकाज में लग जाता। सियार दिल में सोचने लगा, अगर ये मुझे इसी तरह मारता रहा तो मेरा जिंदा बचना मुश्किल है। सियार मार भी खाए जा रहा था और वहां से बच निकलने की तरकीबें भी सोच रहा था, मगर बंधा हुआ था, भाग नहीं सकता था, लिहाजा मजबूरी में पिटपिटाकर चुप हो जाता। रात जैसे तैसे गुजर गई और फिर जब दूसरे दिन जुलाहा रोज की तरह अपना बना हुआ कपड़ा बेचने के लिए बाजार गया तो सियार सोचने लगा, यही यहां से मौका है बच निकलने का, कोई ना कोई तरकीब करनी चाहिए। वो कुछ देर तक बैठा सोचता रहा और आखिर एक तरकीब उसके मन में आई। उसने 3-4 घेरे लेकर अपने आप को रस्सी में और भी जकड़ लिया और इसके बाद जोर जोर से इस तरह चीखने लगा जैसे अपने साथियों को बुला रहा हो। वहां से जंगल बिल्कुल ही करीब था, इसलिए जब दूसरे सियार ने उसकी आवाज सुनी तो जवाब में वे भी ऊंची आवाज में बोलने लगे। जंगल में जो सियार उसके जवाब में बोलने लगे थे उनमें एक सियार ऐसा भी था जो उस सियार का दोस्त था जो खिचड़ी खाकर मुसीबत में फंस गया था। उसने जब अपने दोस्त की आवाज सुनी तो ये जानने के लिए कि वो इस वक्त कहाँ है, उसने और ज्यादा जोर से बोलना शुरू कर दिया। जब उसको इस बात का अंदाजा हो गया कि उसका दोस्त शहर में है तो वो उसकी तलाश में उस तरफ चला आया और फिर ढूंढता ढूंढता जुलाहे के घर तक आ गया। उसने कान लगाकर सुना तो उसके साथी की आवाज उसी घर में से आ रही थी। ये देखकर उसने घर के अंदर झांका तो देखा कि वो रस्सियों में बंधा हुआ था। उसने अंदर आकर हैरान होते हुए उससे पूछा, क्यों दोस्त, तुम यहां क्या कर रहे हो रस्सियों में बंधे हुए? सियार की उस वक्त तक इतनी पिटाई हो चुकी थी कि उसका सारा शरीर सूज गया था और इस वजह से वो बहुत मोटा ताजा दिखाई दे रहा था। जब उसके दोस्त ने उससे ये पूछा कि वो यहां क्या कर रहा है तो उसने अपने दर्द को छुपाते हुए थोड़ा मुस्कुरा कर कहा, हम तो मजे कर रहे हैं दोस्त, तुम जंगलों में मारे मारे फिरो। दूसरे सियार ने उसकी तरफ देखा तो वो वाकई मोटा ताजा हो रहा था। उसने ईर्ष्या भरी नजरों से उसे देखते हुए सवाल किया, फिर भी कुछ मुझे भी बताओ, तुम्हें ये मजा कैसे हासिल हुआ? रस्सियों में बंधे हुए सियार ने बड़ी चालाकी और धूर्तता से काम लेते हुए कहा, मैं तुम्हें इसका राज बताने पर तैयार हूं, मगर एक शर्त पर। वो क्या? मुझे जल्दी बताओ। दूसरे सियार ने उत्सुकता से पूछा।
वो शर्त यह है कि तुम वादा करो किसी और को नहीं बताओगे। बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, तुम मुझसे वादा ले सकते हो। इसके जवाब में बंधे हुए सियार ने कहा, दरअसल बात यह है कि एक बहुत ही नेक और दयालु आदमी ने मुझे पकड़ लिया है। वो मेरी बहुत ज्यादा हिफाजत कर रहा है। तुम देख नहीं रहे कि उसने मुझे रस्सियों में जकड़ रखा है ताकि मैं उसे छोड़कर न चला जाऊं। फिर उसने अपने शरीर से बंधी हुई रस्सियों की तरफ इशारा किया और बोला, देखो, मैं सिर्फ 2 दिन में कितना मोटा हो गया हूं। वो आदमी रोजाना मुझे हलवा पूरियां खिलाता है और मेरी बहुत सेवा करता है। दूसरा सियार उसकी बातें सुन रहा था और दिल ही दिल में सोच रहा था, काश ये मौका मुझे मिल जाए। हलवा पूरियों के नाम से ही उसके मुंह में पानी आ रहा था। बंधे हुए सियार ने जब ये देखा कि उसका दोस्त सियार उसके धोखे में आ चुका है, तो वो धीरे से बड़ी राजदारी से कहने लगा, तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूं कि तुम मेरी रस्सियां खोल दो और मैं तुम्हें अपनी जगह बांध देता हूं। इस तरह तुम भी 2-3 दिन में बिल्कुल मेरी तरह मोटे ताजे हो जाओगे और मजे करोगे। बाहर से आने वाला सियार बेवकूफ तो बन ही गया था। वो खुश होकर बोला, हाँ दोस्त, अच्छा है, तुम्हारी मेहरबानी से मैं भी 2-4 दिन हलवा पूरियां खा लूंगा। लो, मैं तुम्हारी रस्सियां खोलता हूं, तुम अपनी जगह मुझे बांध दो। उसके बाद उसने बंधे हुए सियार की रस्सियां खोल दी। बंधे हुए सियार ने खुद आजाद होकर अपनी जगह उसे बांध दिया और वहां से चलता बना। उधर जब जुलाहा अपना कपड़ा बेचकर वापस घर आया, तो उसने आते ही करीब पड़ा हुआ डंडा उठाया और सियार की पिटाई शुरू कर दी। उसे क्या मालूम था कि ये वही सियार है या दूसरा। उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए उस पर वो बेभाव की बरसाई कि नया सियार चीखता रह गया। वो बहुत घबराया कि ये कैसा हलवा पूरी है जो मुझे मिल रहा है। थोड़ी देर तक वो बेचारा पिटता रहा, लेकिन जब उसने देखा कि जुलाहा किसी सूरत बसी नहीं कर रहा, तो वो उससे कहने लगा, तुम मुझे इस तरह क्यों मार रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उधर जुलाहे ने जब ये देखा कि सियार इंसानों की तरह बातें कर रहा है, तो वो बहुत हैरान हुआ। सोचने लगा, इससे पहले तो ये नहीं बोलता था, अब कैसे बातें करने लगा है? उसने दिल में ख्याल किया, यकीनन पहले ये मुझे बेवकूफ बना रहा था, इसलिए इसने कोई बात नहीं की थी। अब जबकि इसकी खूब पिटाई हो चुकी है, तो बातें भी करने लगा है। उसने उसे 1-2 डंडे और मारे और कहा, मैं जब तक अपनी खिचड़ी का बदला न ले लूं, उस वक्त तक तुम्हें मारता रहूंगा। बताओ, तुमने मेरी खिचड़ी क्यों खाई थी? सियार को अब पता चला कि उसके पहले दोस्त सियार ने जुलाहे की खिचड़ी खा ली थी और इसीलिए उसने उसे बांध रखा था। उसने जुलाहे से कहा, मैंने तुम्हारी कोई खिचड़ी नहीं खाई है। इतना कहकर उसने उसे बताया, मैं जब इधर आया तो यहां एक सियार रस्सियों में बंधा हुआ था। उसने मुझे बताया कि अगर तुम मेरी जगह बंध जाओ तो रोजाना हलवा पूरियां खाने को मिलेंगी। लिहाजा मैंने उसे खोल दिया और वह मुझे अपनी जगह बांधकर खुद चला गया है। अब तुम आए हो तो तुमने आते ही मेरी पिटाई शुरू कर दी है। सियार की सारी बातें सुनकर जुलाहा बोला, मैं तुम्हारे सब धोखे जानता हूं। इसके साथ ही उसने सियार की कमर पर 2-3 डंडे और जड़ दिए। अब तो सियार और भी घबराया कि ये तो मुझे जान से मार डालेगा। तो उसने जुलाहे की मिन्नत समाजत करके कहा, अगर तुम मुझे आजाद कर दो तो मैं तुम्हारी शादी बादशाह की बेटी से करा दूंगा। क्या कहा? जुलाहे का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने ताज्जुब से पूछा, बादशाह की बेटी से मेरी शादी? ये तुम क्या कह रहे हो? कहा मैं एक गरीब जुलाहा और कहा शहजादी। क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? मगर सियार ने उसे यकीन दिलाते हुए जवाब दिया, मैं सच कह रहा हूं, मैं तुम्हारी शादी बादशाह की बेटी से करा दूंगा। जुलाहा हैरानी से बोला, क्या वाकई? मगर मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। जुलाहे ने कुछ न समझते हुए कहा। सियार कहने लगा, मैं तुमसे वादा कर रहा हूं, मैं अपनी बात पूरी करूंगा। सियार की इस यकीन दहानी पर जुलाहे ने उसे आजाद कर दिया। आजाद होने के बाद सियार उसे कहने लगा, तुम घर में मेरा इंतजार करो, मैं बहुत जल्द तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आऊंगा।
सियार वहां से चला गया और शहर से निकलकर सीधा नदी पर पहुंच गया। उसने तैरकर नदी पार की और दूसरे किनारे पर पहुंचकर इंसान का रूप बदल लिया। नदी के उस पार एक दूसरे बादशाह की सल्तनत थी, जिसका महल नदी से कुछ ही फासले पर था। उसने अपने आप को दूत बना लिया और उस बादशाह के दरबार में पहुंच गया। बादशाह ने उसे देखा तो पूछा, अजनबी, तू कौन है और यहां किस उद्देश्य से आया है? जवाब में उसने सर झुकाकर कहा, महाराज, मैं आपके पड़ोसी मुल्क के बादशाह का दूत हूं। बादशाह ने जब यह सुना तो उससे बड़ी इज्जत से पेश आया, अपने करीब बैठने को जगह दी और पूछा, ए दूत, कहो, तुम्हारे बादशाह का हमारे लिए क्या संदेश है? दूत अदब से बोला, महाराज, हमारा बादशाह अभी तक कुंवारा है और उसने आपकी बेटी के लिए शादी का संदेश भेजा है। इत्तेफाक की बात थी कि उस बादशाह की एक बेटी थी जो जवान थी और बादशाह उसके रिश्ते के लिए परेशान था। वो इसी इंतजार में था कि किसी सल्तनत से रिश्ते का संदेश आए और वो बेटी की शादी कर दे। अब जो उसने ये देखा कि संदेश अपने आप आ गया है तो बहुत खुश हुआ। उसने दूत से कहा, हमें यह रिश्ता मंजूर है। साथ ही उसने शादी की तारीख भी तय कर दी और दूत को बहुत से कीमती उपहार देकर विदा किया। दूत वहां से विदा होकर फिर नदी पर आया। वहां आकर उसने दोबारा सियार का रूप धारण किया और नदी पार करके शहर की तरफ चल दिया। शहर में पहुंचकर वो सीधा जुलाहे के पास गया। जुलाहा तो पहले से उसका इंतजार कर रहा था। वो उसे देखते ही पूछने लगा, क्या खुशखबरी लाए हो? सियार ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, तुम्हारी शादी की बात तय हो गई है और फला तारीख को तुम्हारी शादी है। यह सुनकर जुलाहे ने घबरा कर कहा, मगर मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। तुम इसकी फिक्र न करो, सियार बोला, बस इस तारीख को तैयार रहना। सियार ने इतना कहा और जुलाहे को हैरान और परेशान छोड़कर चला गया। हकीकत यह थी कि जुलाहे को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी शादी किसी शहजादी से हो सकती है। ये असंभव बात थी। लेकिन जब तय तारीख को सुबह ही सुबह सियार उसके पास पहुंच गया तो उसे और भी ताज्जुब हुआ। सियार ने आते ही उससे कहा, जल्दी करो और मेरे साथ चलो, आज तुम्हारी शहजादी से शादी है। भला जुलाहे को कौन सा साजो सामान लेना था? वो खामोशी से सियार के पीछे पीछे चल दिया। सियार उसे अपने साथ लिए शहर से बाहर आ गया और फिर वे दोनों नदी के किनारे पर पहुंच गए। उस वक्त नदी पर एक धोबी कपड़े धोने के लिए आया हुआ था। सियार ने उस धोबी को सोने की एक मोहर दी और कहा, तुम्हारे पास जितने कपड़े हैं ये सब आसपास पेड़ों और झाड़ियों पर फैला दो। धोबी को मुफ्त में सोने की मोहर मिल गई थी। उसे और क्या चाहिए था? उसने अपने तमाम कपड़े जो वो गट्ठा बांधकर धोने के लिए लाया था, सियार के कहने के मुताबिक नदी के किनारे वाले पेड़ों और झाड़ियों पर फैला दिए। सियार ने जब देखा कि धोबी ने कपड़े फैला दिए हैं तो वो एक रुई बेचने वाले के पास गया और उसे सोने की एक मोहर देकर कहा, तुम धुनी हुई रुई के कुछ गट्ठे नदी के किनारे पहुंचा दो। रुई बेचने वाले ने मोहर लेकर धुनी हुई रुई के गट्ठे नदी पर पहुंचा दिए और जब ये सब कुछ हो चुका तो सियार ने जुलाहे से कहा, देखो, अब जैसा मैं तुमसे कहूं वैसा ही करना। जुलाहे ने जवाब दिया, हाँ, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। उसके बाद सियार ने उसे समझाते हुए कहा, मैं नदी के उस पार जा रहा हूं, तुम मुझे जाते हुए देखते रहना। जब ये देखो कि मैं बादशाह के महल में दाखिल हो रहा हूं तो धोबी से कहना कि वो अपने तमाम कपड़े उतार कर ले जाए जो उसने पेड़ों और झाड़ियों पर फैलाए हैं। इसके साथ ही तुम धुनी हुई रुई के बड़े बड़े गाले बनाकर थोड़े थोड़े वक्फे के बाद नदी में फेंकना शुरू कर देना। बाकी मैं सब ठीक कर लूंगा। सियार जुलाहे को ये हिदायत देकर खुद तैरकर नदी के पार चला गया। दूसरे किनारे पर पहुंचकर उसने फिर दूत का रूप धारण कर लिया और बादशाह के महल की तरफ चल दिया। दूसरी तरफ बादशाह शहजादी की शादी की पूरी पूरी तैयारियां किए बैठा था और शाही बारात का इंतजार कर रहा था। उसने इसी इंतजार में महल पर चढ़कर देखा तो नदी के दूसरे तरफ धोबी ने जो कपड़े पेड़ों
और झाड़ियों पर फैला रखे थे। वे दूर से उसे इस तरह दिखाई दिए जैसे तंबू लगे हुए हों। उन्हें देखकर बादशाह समझा कि शाही बारात ने नदी के दूसरे किनारे पर पड़ाव डाल रखा है और अब वो आने ही वाली है। तो वो उसी इंतजार में बैठा था। सियार दूत के रूप में जैसे ही बादशाह के महल के पास पहुंचा, पीछे जुलाहे ने उसकी हिदायत के मुताबिक धोबी से कहा कि वो जल्दी जल्दी अपने तमाम कपड़े पेड़ों और झाड़ियों से उतार ले। इसके साथ ही वो धुनी हुई रुई के बड़े बड़े गाले बनाकर नदी में फेंकने लगा। नदी में धुनी हुई रुई के डूबते तैरते बड़े बड़े गाले दूर से यूं दिखाई दे रहे थे जैसे नदी में नावें तैर और डूब रही हों। उधर जैसे ही दूत बादशाह के महल में दाखिल हुआ, उसने रोना पीटना शुरू कर दिया। उसे इस तरह रोता पीटता देखकर बादशाह बहुत हैरान हुआ और उसने घबराकर पूछा, तुम्हें क्या हुआ? शहजादी की बारात कहाँ है? दूत ने उसी तरह रोते हुए कहा, बादशाह सलामत, बहुत बुरा हुआ। हमारा बादशाह बारात के साथ नदी पार कर रहा था कि नदी में अचानक जबरदस्त तूफान आ गया। तमाम साजो सामान, अमीर, वजीर, रिश्तेदार और फौज के आदमी नावों समेत डूब गए। और हमारा होने वाला दामाद कहाँ है? क्या वह भी डूब गया? बादशाह ने परेशान होकर पूछा, जिसके जवाब में दूत कहने लगा, महाराज, खुशनसीबी से सिर्फ मैं और बादशाह सलामत जिंदा बचे हैं, और वो भी तन के कपड़ों के साथ। बल्कि बादशाह सलामत का तो लिबास भी फट गया था। एक गरीब आदमी से कपड़े लेकर उन्हें पहनाए गए हैं, मगर वो इस वक्त है कहाँ? बादशाह ने बेहद परेशान होकर पूछा, हुजूर, इस वक्त वो नदी के किनारे अकेले बैठे हैं। ये सुनते ही बादशाह ने फौरन अपने वजीर, अमीरों को हुक्म दिया कि अभी जाएं और हमारे होने वाले दामाद को पूरी शानो शौकत के साथ महल में लाएं। हुक्म की देर थी। उसी वक्त अमीर फौज के सिपाही लेकर नदी पर पहुंच गए। उस वक्त तक धोबी अपने तमाम कपड़े समेट कर जा चुका था और धुनी हुई रुई के बड़े बड़े गाले बहकर पानी में डूब चुके थे। सिर्फ दूसरे किनारे पर जुलाहा अकेला हैरान बैठा ये सब कुछ देख रहा था। उसी वक्त नाव के जरिए जुलाहे को नदी पार कराया गया और फिर बड़ी शानो शौकत और शाही इज्जत के साथ महल में पहुंचा दिया गया। इस तरह जुलाहे और शहजादी की शादी बड़ी धूमधाम के साथ हो गई। शादी के बाद दूत ने बादशाह से निवेदन किया, महाराज, अगर आप इजाजत दें तो एक बात कहूं। बादशाह बोला, जरूर कहो, हमारी तरफ से इजाजत है। दूत ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा, महाराज, आपके दामाद का सब कुछ लुट चुका है। मां बाप, रिश्तेदार, वजीर, अमीर सब डूब गए हैं और अब वो बिल्कुल अकेले हैं। पीछे मालूम नहीं अब तक हुकूमत पर भी किसी ने कब्जा कर लिया हो, क्योंकि बारात की तबाही की खबर वहां पहुंच गई होगी। इसलिए इनका वापस जाना बेकार है। क्यों न इन्हें यही रहने पर मजबूर किया जाए? बादशाह पहले ही से यही सोच रहा था। दरअसल उसे अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार था। एक बेटी के सिवा उसकी कोई संतान न थी। उसे दूत की ये सलाह पसंद आई। उसने अपने दिल में सोचा, इस तरह बेटी भी नजरों के सामने रहेगी और मुझे सल्तनत के कामों में एक हाथ बंटाने वाला भी मिल जाएगा। उसने दूत से कहा, क्या हमारा दामाद ये बात मान जाएगा? दूत झट से बोला, हुजूर, ये आप मुझ पर छोड़ दें, मैं इन्हें राजी कर लूंगा। बादशाह खुश था कि अब उसकी बेटी उसी के पास रहेगी। तो शहजादी को अलग महल दे दिया गया, जहां जुलाहा शाही शानो शौकत के साथ रहने लगा। कुछ दिन तक सियार भी दूत के रूप में उनके पास रहा और फिर एक दिन जुलाहे से कहने लगा, देखो, मैंने तुमसे जो वादा किया था वो पूरा कर दिखाया है। अब मुझे इजाजत दो ताकि मैं भी अपने साथियों से जा मिलूं। जुलाहे ने बहुत रोकना चाहा, लेकिन वो नहीं माना और विदा होकर एक बार फिर सियार के रूप में आकर अपने पुराने साथियों से जा मिला।